हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग एक अलग चीज़ है और एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्रॉग एक अलग चीज़ है। तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्रॉग एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, ये दोनों ही चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो इजीली समझ में नहीं आते हैं। बुक की जो लैंग्वेज होती है वो भी काफ़ी हार्ड दी हुई रहती है। तो इसको आज हम कोशिश करेंगे कि इजी वे में, इजी लैंग्वेज में समझेंगे और साथ साथ में इसका जो बिल्कुल बेसिक लेवल है वहाँ से लेके हम हायर लेवल तक इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है और एम्फीबियंस मीन्स इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो होगा एक्सटर्नल। हम डेवलपमेंट की स्टडी के लिए ओनली फ्रॉग का ही यूज क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि फ्रॉग का यूज हम इसलिए कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी के लिए बिकॉज ये एक लोअर वर्टिब्रेट है और हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट का जो ऑलमोस्ट इनिशियल लेवल का जो डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर सिमिलर रहता है। कुछ कंडीशन में ये अलग होता है। किस बेस पे अलग होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द एग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यॉक, कि यॉक कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उस बेस पे ये अलग हो सकता है। तो फ्रॉग का जो डेवलपमेंट है वो हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। स्टेगनेंट फ्रेश वाटर के अंदर हमें इजीली भी मिल सकता है। इसको हम लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर बिल्कुल इजीली हम स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम फ्रॉग का डेवलपमेंट चेक करते हैं फॉर द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी। अब इसमें एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कैसे होगा? सबसे पहले होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से फिर क्लीवेज डिवीजन होगा, काफी सारे रैपिड डिवीजन होगा और क्लीवेज के बाद उसमें ब्लास्टुला, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन, ये सारी स्टेजेस आएगी। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप ए स्पेशल इंडिविजुअल एंड स्पीशीज स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो फ्रॉग की जो मेल और फीमेल होते हैं वो उनके अंदर सेक्सेस काफी सेपरेट होते हैं, मतलब कि उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट रहता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस तरह से रहेगा? जो फ्रॉग मेल जो होता है उसके अंदर जो उसके पाम होते हैं उसके अंदर एक स्वेलिंग, थोड़ी सी स्वेलिंग प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है कोपुलेटरी पैड, और साथ साथ में उसकी जो डिजिट है उसके बीच में भी स्वेलिंग रहती है जिसको बोला जाता है आर्टिकुलर पैड। तो ये उसको हेल्प करता है ड्यूरिंग द क्लैस्पिंग ऑफ फीमेल, क्योंकि फ्रॉग जो है, मेल फ्रॉग जो है उसके अंदर कोई कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। तो कोपुलेशन के लिए उसको कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो कोपुलेशन के लिए वो क्या करेगा? फीमेल को अपने जो हैंड्स हैं उससे होल्ड करके रखेगा और होल्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है क्लैस्पिंग। फीमेल को क्लैस्प करने के लिए उसके अंदर ये वाली डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। इसके साथ साथ में उसमें वोकल कॉर्ड भी प्रेजेंट रहता है जिससे वो अलग टाइप की एक वॉइस क्रिएट करता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सीजन। तो रिप्रोडक्टिव सीजन के टाइम मेल फ्रॉग जो है वो अलग से एक वॉइस क्रिएट करता है, काफी लाउड वॉइस होती है और उसकी वजह से फीमेल को अट्रैक्ट किया जाता है। तो फीमेल और मेल जब एक साथ होते हैं तब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस मतलब कि एग रिलीज करेंगे। सबसे पहले जो फ्रॉग है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मीन्स जो एग एंड स्पर्म है वो बाहर किसी मीडियम के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। तो सबसे बेस्ट जो मीडियम होता है वो होता है वाटर। तो वाटर के अंदर वो जनरली रिलीज किए जाते हैं। मेल जो फ्रॉग है वो फीमेल को क्लैस्प करके रखता है अपने कोपुलेटरी पैड के साथ में और क्लैस्प करके उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ एग्स। जैसे ही एग्स रिलीज होंगे मेल भी अपने स्पर्म्स रिलीज कर देगा और जैसे ही एग्स एंड स्पर्म रिलीज होंगे तो सबसे पहले हम अब ओवम की स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एग ऑफ फ्रॉग। क्योंकि एग की स्ट्रक्चर हम देखेंगे तभी हमें पूरा प्रोसीजर, डेवलपमेंट का प्रोसीजर समझ में आएगा। क्योंकि जो मेल है उसकी साइड से तो ओनली मेल का न्यूक्लियस आना है, स्पर्म न्यूक्लियस आना है, लेकिन फीमेल की साइड से इसमें पूरा जो एग है उसी के अंदर डेवलपमेंट होने वाला है। तो फीमेल ओवम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसमें सबसे अंदर जो लेयर प्रेजेंट रहती है एग के चारों तरफ उसको बोला जाता है विटेलाइन लेयर। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होती है वो एग खुद ही सिक्रेट करता है, मतलब एग की खुद की जो लेयर होती है वही होती है विटेलाइन लेयर। उसके बाद उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको बोला जाता है कोरियन, जो फोलिकुलर सेल्स, जो ओवरी की जो फोलिकुलर सेल्स हैं वो सिक्रेट करती हैं। उसके बाहर जो होती हैं ये जब ओवुलेशन होता है उसके बाद ये ओविडक्ट के अंदर सिक्रेट की जाती है और इसको बोला जाता है जेली कोट, जो एल्बुमिनस नेचर की होती है और ये सिक्रेट की जाती है थ्रू द वॉल ऑफ द ओविडक्ट। तो ड्यूरिंग ओवुलेशन इसमें क्या होगा, जैसे ही इसका रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होगा फीमेल क्या करेगी,
एग को रिलीज करना स्टार्ट करेगी। और सिग्नल कहाँ से मिलेगा? फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है, लाइक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये हार्मोन जब सिक्रेट होंगे तब उसको स्टिमुलेशन मिलेगा और एग को वो ओवरी से रिलीज करेगी। रिलीज करने के बाद उसकी जो ओविडक्ट है उसके अंदर एग जैसे जैसे आएगा उसके ऊपर एक एल्बुमिनस लेयर की कोटिंग होती जाएगी, और ये 2 to 3 लेयर्स की कोटिंग होती है इसके अंदर, जिसको बोला जाता है जेली कोट या जिलेटिनस लेयर। ये जेली कोट क्या करते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है जेली कोट का, बिकॉज जेली कोट जो है ये एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होना है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जेली कोट इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी थ्रू द अगेंस्ट द हीट, अगेंस्ट द सन रेज एंड अगेंस्ट प्रीडेटर्स। बिकॉज ये जो जेली कोट है इसको टेस्टलेस बना देती है एग को बिल्कुल, जिसकी वजह से कोई भी प्रीडेटर इसको खा नहीं सकते। साथ साथ में इसको हीट से, सन रे से, इससे प्रोटेक्ट करवा के रखती हैं। और जो भी एग होते हैं इसमें 1000 से लेकर 20,000 30,000 तक एग्स रिलीज करते हैं, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है ये। तो इतने सारे जो एग हैं वो एक सिंगल मास के फॉर्म में यहाँ पर रिलीज होते हैं। और सिंगल मास के फॉर्म में कैसे रिलीज होते हैं? क्योंकि ये जो जेली कोट है, जिलेटिनस लेयर है, ये एक साथ में क्या करते हैं, सारे एग्स को चिपका के रखने का काम करती हैं। तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्स को एडहेयर करके एग्स के एडेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग जो है वो एडेसिव फॉर्म में एक सिंगल मास के फॉर्म में रिलीज होते हैं। उसके बाद जब ये पानी के अंदर रिलीज हो जाते हैं एग, उसके बाद ये वाटर के कांटेक्ट में आके ये जो जेली कोट है ये स्वेल अप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्वेल्ड हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सारे एग्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और डिफरेंट अलग अलग से अपना अपना जो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है जेली कोट की। तो ये तो इसकी आउटर लेयरिंग की बात हो गई। इसके साथ साथ में इसके अंदर की साइड देखें तो इसमें फ्रॉग का जो एग है वो होता है टीलोलेसाइकल एग। टीलोलेसाइकल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक पोल्स डिसाइड होते हैं। पोल कैसे डिसाइड होंगे इसके अंदर? क्योंकि जो फ्रॉग का जो एग है उसकी वो होता है मीजोलेसिकल टाइप का। मीजोलेसाइकल मीन्स उसके अंदर योग का अमाउंट है वो मॉडरेट अमाउंट में योग प्रेजेंट रहता है। तो ये जो योग है ये एक साइड में ड्यू टू ग्रेविटी ये एक साइड में कंडेंस्ड रहता है, तो उस साइड को बोला जाता है वेजिटल पोल, और अपर साइड को बोला जाता है एनिमल पोल। तो एनिमल पोल जो है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म रहता है, उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो ये एग न्यूक्लियस है, ये एनिमल पोल है जहाँ पर पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और नीचे की साइड में वेजिटल पोल पर योग प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है फ्रॉग के एग्स की या ओवन की। तो जैसे ही एग रिलीज होगा और मेल ने उसको क्लैप्स करके रखा है फीमेल को, तो जैसे ही एक बार रिलीज होंगे वाटर के कांटेक्ट में आने से पहले ही मेल जो है अपने स्पर्म रिलीज कर देता है। तो जैसे ही स्पर्म रिलीज होंगे, स्पर्म क्या करेगा? जेली कोट को पेनिट्रेट करेगा, और जेली कोट को पेनिट्रेट करने के बाद जो विटिलाइन लेयर है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, स्पर्म रिसेप्टर्स, जिनके साथ स्पर्म बाइंड होकर स्पीसीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा और स्पर्म एंटर कर जाएगा इनसाइड द ओवम, और विटिलाइन मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर लेगा। इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो एग की जो पेनिट्रेशन साइट है वो पहले से डिसाइडेड होती है। तो oogenesis का थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखें तो इसमें होती है 3 मेन स्टेजेस होती हैं इसमें। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, जो टेडपोल लार्वा होता है उसी टाइम ये स्टार्ट हो जाती है मल्टीप्लिकेशन फेज। जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और उसके बाद होती है ग्रोथ फेज, जिसमें से बहुत सारे जो ओवास हैं, ओवम्स हैं, वो अगर ग्रो कर रहे हैं उसमें से एक जो ओवा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग से आकर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ फेज के बाद आता है मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में ही इसको स्टिमुलस मिलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से जैसे स्टिमुलस मिलेगा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के थ्रू। तो एग जब रिलीज होगा तब इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी, और फर्स्ट पोलर बॉडी इस तरह से यहाँ पर पिंच ऑफ हो जाती है इस वाली लेयर से, और ये एक एग बन जाता है। तो फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन इसका यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद जब एग रिलीज होता है तो इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तब इसका सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट होगा, और जब रिलीज होता है एग वो सेकेंडरी oocyte वाली कंडीशन में रिलीज होता है। जैसे ही एग रिलीज हो गया यूट्रस के अंदर आ गया, ये इसको यूट्रस में आने के लिए 2 से 4 आवर्स का टाइम लगता है। सो आफ्टर 2 to 4 आवर्स ये पहुंच जाता है यूट्रस के अंदर। तो जैसे ही एग्स यूट्रस के अंदर आएंगे इसमें कुछ आवर्स तक ये यूट्रस के अंदर ही रहता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम देखते हैं। एक होते हैं एम्प्लेक्सस। एम्प्लेक्सस क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि मेल जो फ्रॉग होते हैं उनके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं रहता है,
तो जैसे ही वो क्लैस्पिंग के थ्रू जो स्पॉनिंग वाला प्रोसेस होता है, जो एग जो रिलीज होते हैं उस प्रोसेसर को बोला जाता है स्पॉनिंग। और मेल के थ्रू फीमेल को जो क्लैस्प करके रखने वाला जो प्रोसीजर होता है उसको बोला जाता है एम्प्लेक्सिस या फिर सूडो कोपुलेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सूडो कोपुलेशन या फिर एम्प्लेक्सिस क्या होता है। तो मेल क्लैस्पिंग द फीमेल एंड होल्ड थ्रू द कोपुलेटरी पेड, उसको बोला जाता है एम्प्लेक्सिस या फिर सूडो कोपुलेशन। और जैसे ही सूडो कोपुलेशन होगा, एग्स रिलीज कर दिए जाएंगे और रिलीजिंग ऑफ एग इज नोन एज स्पॉनिंग। तो जैसे ही स्पॉनिंग होगी, एग्स बाहर आ चुके हैं, स्पर्म रिलीज कर दिए हैं। जैसे ही स्पर्म रिलीज होंगे, स्पर्म की जो लोकेशन है, स्पर्म की जो एंट्री वाली जो लोकेशन है वो पहले से फिक्स्ड रहती है कि किस साइड से स्पर्म एंटर होगा। तो जो ये एंटीरियर वाला एनिमल जो कोन है वहां से स्पर्म एंटर होता है और इस साइड से एंटर होगा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में जिस साइड से स्पर्म एंटर हो रहा है वो साइड बनेगी इसकी वेंट्रल साइड, और जहां पर स्पर्म एंटर हुआ है उसके जस्ट अपोजिट साइड बनेगी इसकी डोर्सल साइड। तो ये जो साइड जो लोकेशन है वो भी बाद में इसमें एक्सिस का जो डिटर्मिनेशन है वो भी कब फिक्स हो जाता है, जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है। लेकिन जो स्पर्म की एंट्री है वो एक फिक्स पॉइंट पे होती है और वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो स्पर्म की ये एग की एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म एंटर नहीं हुआ अभी तक, और एग्स जब तक वाटर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं उससे पहले स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है एग्स को। तो एग क्या करेगा, जिलेटिनस लेयर को क्रॉस करेगा, उसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, और विटेलाइन मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पर्म एग रिसेप्टर्स, जो स्पीशीज स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है इसके अंदर, और इन रिसेप्टर के थ्रू स्पर्म क्या होता है, एंटर कर जाता है। काफी सारे स्पर्म्स एक एग के बाहर रहते हैं, लेकिन ओनली वन स्पर्म कैन एंटर इनटू द एग। एग जो होता है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो आगे जाके डिसाइड करेगी, कुछ एक्सप्रेस होगी, जो मेटरनल प्रोटीन्स है वो आगे जाके एक्सप्रेस होकर जो मेसोडर्म गैस्ट्रुलेशन के टाइम में काम आएगी। तो इनको अभी से हम देख लेते हैं कि ये जो है रेड कलर की जो यहाँ प्रोटीन्स दिख रही है उसको बोला जाता है GSK3 प्रोटीन, ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 प्रोटीन। ये बाइंड करके रखती है बीटा कैटेनिन को, मतलब कि ये डिग्रेड करती है बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करने का काम करती है। अभी सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि GSK3 बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करती है। साथ साथ में एक होती है डाइशेवेल्ड प्रोटीन। डाइशेवेल्ड जो प्रोटीन होती है वो GSK3 को इनहिबिट करके रखती है। अभी हम इतना सा देखेंगे सिर्फ, जैसे ही स्पर्म एंटर होगा उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म, वहां पर क्या होगा कि जैसे ही हम देखते हैं कि कोई भी एक बहुत ज्यादा गंदा पानी है, अगर वहां पर किसी भी जगह पर बहुत ज्यादा गंदगी है और गंदा पानी है या एल्गल ब्लूम्स आ रखे हैं और वहां से कोई फिश अगर निकलेगी तो क्या होगा, वहां पर जहां से फिश निकली वहां पर एक पाथ बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा। तो वो जो पाथ होता है जहां से स्पर्म एंटर करता है थ्रू एंड न्यूक्लियस की साइड में जहां पर आता है, उस पाथ को बोला जाता है पेनिट्रेशन पाथ। तो ये जो पाथ है इसको बोला जाएगा पेनिट्रेशन पाथ। और स्पर्म जो है उसका ओनली हेड पार्ट यहाँ पर एंटर होगा और सेंट्रियोल एंटर होगा। इसकी जो टेल है वो यहाँ पर डिग्रेड हो जाएगी, टेल यहाँ से डिसअटैच्ड हो जाएगी। टेल स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं होती, इसका ओनली हेड पार्ट जो है वो एंटर होता है। तो जैसे ही ये स्पर्म इधर एंटर होगा, इस जो पाथ बनेगा पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म के अंदर, उस पाथ को बोला जाता है पेनिट्रेशन पाथ। अब हम जब एग्जाम के अंदर कॉपुलेशन पाथ एंड पेनिट्रेशन पाथ के अंदर हम कंफ्यूज होते हैं, तो कॉपुलेशन पाथ क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे एनिमल पोल की साइड में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, जैसे डिस्कोइडल वाला जो क्लीवेज है जिसमें मेगालिसिकल एग्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एनिमल पोल की साइड में ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो उस टाइम क्या होगा, जब स्पर्म एंटर करेगा तो वो सेंटर की साइड आएगा, फिर उसके बाद ये एनिमल पोल की साइड में जाएगा, तो एक एंगल बन जाता है स्पर्म की एंट्री का। तो वो जो एंगल वाला जो पाथ होता है उसको बोला जाता है कॉपुलेशन पाथ। पेनिट्रेशन पाथ एंड कॉपुलेशन पाथ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये एक स्ट्रेट पाथ होता है सेंटर की टुवर्ड्स द सेंटर, और कॉपुलेशन पाथ जो होता है वो एक एंगल के फॉर्म में होता है। ओके, तो इस तरह से जैसे ही स्पर्म एंटर होगा तो ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये जो एग है वहाँ से थोड़ी सी लूज अप हो जाएगी, थोड़ी सी डिसअटैच्ड हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि क्या होता है, जैसे ही स्पर्म एंटर होता है कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, यहाँ पर कोर्टिकल साइटोसोल प्रेजेंट रहता है और कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर निकल के फर्टिलाइजेशन लेयर बना देती है। तो फर्टिलाइजेशन लेयर जैसे बनेगी, ये विटेलाइन लेयर है वहाँ से थोड़ी सी डिसअटैच्ड हो जाएगी, और विटेलाइन लेयर और फर्टिलाइजेशन लेयर जो होती है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस।
तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी कि पेरीविटेलिन स्पेस क्या होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो बन चुकी हैं बाद में कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि हमें पॉलीस्पर्मी को रोकना है, सिर्फ एक ही स्पर्म को एंटर करने देना है, पॉलीस्पर्मी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं, वो आपने आई एज्यूम कि आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम दूसरे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाता है। तो उसमें स्लो ब्लॉक एंड फास्ट ब्लॉक जो होता है, 2 टाइप के ब्लॉक होते हैं। तो जैसे ही उसमें फर्टिलाइजेशन लेयर बनेगी और फर्टिलाइजिंग लेयर बनेगी, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन थोड़ी सी डिसअटैच्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो यॉक प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में, इस साइड में क्या होगा कि ये जो हैवीनेस की वजह से एग में थोड़ा सा रोटेशन होगा, और ये जो रोटेशन होगा जिसकी वजह से ये जो रोटेशन होता है ये होता है 30 डिग्री, अराउंड 30 डिग्री का ये रोटेशन होगा, जिसकी वजह से एग अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा। और अगर ये सही पोजीशन में नहीं आया तो डेवलपमेंट इसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये जो 30 डिग्री का रोटेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर स्पर्म एंट्री, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर आ जाता है, वेंट्रल पोल इसमें नीचे की साइड में आ जाता है और एनिमल पोल इसको अपर साइड में आ जाता है। तो ये एक परफेक्ट लोकेशन होती है जहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है। अगर इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो फिर डेवलपमेंटल डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, मोज़ेक टाइप का जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं। और जैसे ही स्पर्म एंटर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो साइटोसोल है, ये वाला जो यहाँ पर वेजिटल पोल वाली जो साइटोसोल है, ये भी वेजिटल साइड में इस तरह से योक इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है वेजिटल साइड में, और इधर वाला जो साइटोप्लाज्म है ये एनिमल पोल की साइड में मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो डेंस वाला जो पिगमेंटेड पार्ट था ये क्या हो जाता है, डिफ्यूजली पिगमेंटेड रीजन प्रेजेंट रह जाता है। मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि डेंस एक तो बहुत ज्यादा वहाँ पिगमेंट प्रेजेंट था, फिर वो क्या हुआ, डिफ्यूज हो गया, वहां से थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया, डिफ्यूज होने लग गया, मतलब कि साइटोप्लाज्म का यहाँ पर माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। और वो जो डिफ्यूजली पिगमेंटेड पार्ट रीजन होता है उसको बोला जाता है ग्रे क्रिसेंट रीजन। ग्रे क्रिसेंट क्यों बोला है, क्योंकि ये एक डार्कर पिगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट था, ये डार्क कलर का था, और जैसे ही ये डार्क कलर इधर इधर मूव हुआ तो बीच में क्या रह गया, बिल्कुल ग्रे कलर का एक डिफ्यूजली पिगमेंटेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म बच गया, और उसको बोला जाता है ग्रे क्रिसेंट। और क्रिसेंट क्या होता है, मुझे पता है काफी सारे बच्चों को पता होगा कि व्हाट इज द क्रिसेंट, लेकिन बहुत सारे को नहीं भी पता होगा। तो क्रिसेंट क्या होता है, हाफ मून जो होता है, मून जैसे चंद्रमा जो होता है, आधा चंद्रमा, उस टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। क्रिसेंट का मतलब होता है कि हाफ मून वाली स्ट्रक्चर, तो हाफ मून वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, उसको बोला जाता है ग्रे क्रिसेंट रीजन। ग्रे कलर का होता है इस वजह से, और हाफ मून वाली स्ट्रक्चर का होता है उस वजह से क्रिसेंट, तो ग्रे क्रिसेंट। तो ये वाला रीजन फॉर्म हुआ, और ये जो पॉइंट है, ये जो रीजन है, ये पहले से हमने देख लिया है कि ये जो स्पर्म की एंट्री इस साइड से हुई है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर डोर्सल साइड फॉर्म होगा। तो ग्रे क्रिसेंट वाला जो रीजन है ये आगे जाके डोर्सल साइड फॉर्म करेगा, और इससे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेगी, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियस सेंटर, ये सब हम देखेंगे अभी। और इसमें डोर्सल मीजोडर्म फॉर्म होती है और वेंट्रल मीजोडर्म अलग साइड की होती है। तो किस तरह से जर्मिनल लेयर्स बनेगी वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी अब तक हमने क्या देखा कि एग की स्ट्रक्चर क्या होती है सबसे पहले, और ओवुलेशन किस तरह से हुआ, ओवुलेशन के बाद में स्पर्म की एंट्री हुई, स्पर्म एंटर हुआ, और क्या क्या चेंजेस आए एग्स के अंदर, ये चीज़ हमने यहाँ तक देखी है। अब हम देखते हैं जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस एग साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होगा, एग जो न्यूक्लियस है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, और ये भी टुवर्ड द स्पर्म न्यूक्लियस मूव करना स्टार्ट करेगा, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन जैसे ही होगा, इनकी जो न्यूक्लियर लेयर है वो यहाँ से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, और इन दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही क्रोमोसोम कंडेंस हो गए, ये क्या करेंगे, इस तरह से मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे, और स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि स्पर्म न्यूक्लियस के साथ में सेंट्रियोल भी आए हैं, और सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री में इस तरह से अटैच हो जाएंगे, और यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपियर हो चुकी है, और ये जो एग न्यूक्लियस है उसके अंदर इस तरह से स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि दोनों के जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। क्रोमोसोम का फ्यूजन अभी तक नहीं हुआ है, जब तक जाइगोट बना है अभी तक इनके क्रोमोसोम का फ्यूजन नहीं हुआ है। उसके बाद क्या होगा, इसमें क्लीवेज डिवीजन होना स्टार्ट होगा। तो क्लीवेज जो डिवीजन होता है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द यॉक, कि जिसमें अगर यॉक का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उस सेल के अंदर क्लीवेज बहुत कम होगा। क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ यॉक। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट जिसमें ज़्यादा होगा क्लीवेज वहाँ पर कम होगा। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एनिमल पोल के अंदर तो यॉक प्रेजेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन वेजिटल पोल के अंदर बहुत ज़्यादा यॉक प्रेजेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है वो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है,
अब इसमें हमें क्लीवेज के जो प्लेन्स हैं वो भी हमें ध्यान में रखने होंगे कि वर्टिकल प्लेन क्या होता है, मेरिडियनल प्लेन्स क्या होते हैं, साथ साथ में लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन्स क्या होते हैं, वर्टिकल प्लेन्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रहेगी, ये सारी चीज़ें हमें पता होगी, तभी जाके हमें क्लीवेज अच्छे से समझ में आ सकता है। तो क्लीवेज के लिए क्या होता है कि सबसे पहले इसके जो एनिमल पोल है वहाँ से एक क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट होती है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि कुछ डिप्रेशन वहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मतलब सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड होने के लिए वहाँ पर डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। तो ये जो डिप्रेशन फॉर्म होगा ये एनिमल पोल की साइड से, अपर साइड से इस तरह से वर्टिकली फॉर्म होगा, जिसको बोला जाता है मेरिडियनल। मेरिडियनल इसलिए क्योंकि ये एकदम बीचों बीच में हो रहा है, इसलिए इसको मेरिडियनल बोलते हैं। तो ये जो क्लीवेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तो इजीली हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, योग प्रेजेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लीवेज क्या होगा, स्लोली होगा। और जैसे जैसे ये फर्स्ट क्लीवेज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले एनिमल पोल पर सेकंड क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लीवेज इसमें क्या होता है, मेरिडियनल होता है आफ्टर 2.5 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 2.5 घंटे बाद इसमें क्या होता है, क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम जो क्लीवेज वाला पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अभी हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें क्लीवेज होता है। तो आई होप ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो फ्रॉग के डेवलपमेंट से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको हेल्पफुल रही होगी। आप अगर इस वीडियो को अगर अच्छे से आपका रेस्पॉन्स मिलता है तो इसी तरह से मैं चिक डेवलपमेंट या फिर आगे जितने भी और भी कोई आपका सजेशन रहेगा किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगी, अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहा तो अगले वीडियो में हम देखेंगे क्लीवेज के बारे में।